हेलो दोस्तों, मैं आचार्य सत्येंद्र कौशिक शास्त्री। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य सत्येंद्र पे। दोस्तों, आज फिर एक नए टॉपिक को लेकर आपके साथ, और प्रयास हमारा वही कि एक कदम हिंदी के लिए। अब हिंदी को एक अच्छे उत्कर्ष पे लेके आना है, और फ्री में जो आपको क्लास दी जा रही है उसका नेक्स्ट टॉपिक आज आप देख रहे हो। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, वो है छंद। इससे पहले वाले जो टॉपिक थे दो हमने डाले हैं, वो वर्णों के ऊपर है, वर्णमाला के ऊपर है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी थे, सर की वर्णमाला तो बहुत ही छोटा टॉपिक है, और हम टीजीटी पीएचडी के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे लिटरेचर भी ज़्यादा आएगा। दोस्तों, किसी भी विषय को जानने के लिए उसका बेस बड़ा ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैंने वर्णमाला करवाई थी कि छंद हो या अलंकार हो, बार बार कहीं ना कहीं पे आएगा। एक ही जैसे स्वर, एक ही जैसे उच्चारण, स्थान, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, तो उसको जानने के लिए आपको उसकी ज़रूरत थी, इसलिए मैंने वो आपको करवाया। और अब हम चल रहे हैं छंद पे। दोस्तों, हमारा प्रयास है कि हिंदी को एक ऐसे उत्कर्ष पे लेके आए, एक ऐसे स्थान पे लेके आए कि हर कोई हिंदी को प्यार करने लगे। इंग्लिश की उपेक्षा तो मैं ये तो नहीं कहूँगा इंग्लिश बोलना छोड़ दो, बट ये जरूर कहूँगा कि हिंदी को प्राथमिकता दो। देखिए दोस्तों, उसी तर्ज पे हमने क्या किया, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा सारा हिंदी का टीजीटी पीएचडी का बैच स्टार्ट किया है। दोस्तों, अगर आप भी इस प्रयास के साथ जुड़ना चाहते हैं तो बस निवेदन इतना है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों ग्रुपों में। आपके पास बहुत सारे ग्रुप होते हैं, फेसबुक ग्रुप होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, और जितना हो सके उन लोगों को बोलिए कि आगे भी शेयर करें। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। देखिए दोस्तों, हमारा जो विषय रहेगा वो छंद रहेगा नेक्स्ट। और अब हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, हमारे पास ना छंदों से जब क्वेश्चन आते हैं कई बार, तो वो डायरेक्ट ही पूछता है कि छंद की परिभाषा दे के कि ये कौन सा छंद होगा, या कई बार क्या होता है कोई पंक्ति दे के पूछता है इसमें छंद कौन सा है। तो उसके मद्देनजर दोस्तों हम 30 छंदों को पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो 30 छंद है उनको हम पढ़ेंगे, जिसमें से कुछ वार्णिक है जिसको वर्णिक छंद कहा जाता है, कुछ मात्रिक है जिसको मात्रिक छंद कहा जाता है। उनमें से सबसे पहला, अगर मात्रिक की बात की जाए दोस्तों, सबसे पहला चौपाई हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पद्धरी छंद, उसके बाद हम पादा कुलक छंद पढ़ेंगे, फिर पीयूष वर्ण छंद पढ़ेंगे, फिर रोला हमारा एक छंद है उसको हम पढ़ेंगे, रूपमाला जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है उसको पढ़ेंगे, गीतिका और हरि गीतिका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट छंद है दोस्तों। सार छंद को भी हम पढ़ेंगे, वीर छंद जिसको अल्हा आल्हा के नाम से जाना जाता है, वीर छंद जिसको आल्हा के नाम से अधिकतर प्रयोग किया जाता है, उस छंद को हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो त्रिभंगी छंद होगा, उसके बाद भरवई छंद होगा, उसके बाद दोहा, फिर सोरठा, फिर उल्लाला, फिर कुंडलियां और छप्पे। इस प्रकार से हम ये मात्रिक छंद पढ़ेंगे। 17 है, 17 मात्रिक छंद पढ़ने के बाद दोस्तों हम जाएंगे वर्णिक छंद के ऊपर, जिसमें वर्णों की गणनाएं होती हैं। उसमें भुजंगी, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, भुजंग प्रियात, द्रुत विलंबित, वसंत तिलका, मालिनी, मंदाक्रांता, शार्दुल विक्रीडित, मतगयंद, दुर्मिल, घनाक्षरी, जिसका दूसरा पार्ट देव घनाक्षरी भी होता है, उसको पढ़ेंगे। और तीसवा जो अंतिम हमारा छंद होगा वो होगा वंशस्थ छंद। इस प्रकार हम 30 छंदों को बिल्कुल ही डिटेल से और इतनी आसानी से सीखेंगे कि हर किसी पंक्ति में हमें छंद खुद आवाज दे के बुलाएगा कि ये रहा मैं, मुझे पहचान लो, ठीक है। बस इतना सा आपको करना है कि वीडियो को पूरा देखना है, कोई भी स्टेप छोड़ना नहीं है, कोई भी वक्तव्य ऐसा नहीं छोड़ना जो बिना सुने छोड़ दो। क्योंकि छंदों का टॉपिक ऐसा होता है दोस्तों, एक भी पॉइंट छूट गया तो आप छंद क्लियर नहीं कर पाओगे। तो देखिए दोस्तों, किस प्रकार हम इनको पढ़ेंगे और किस प्रकार हम इसको जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं छंद की। ये छंद होता क्या है, हमने बता दिया कि हम कितने छंदों को पढ़ेंगे। ये छंद होता क्या है दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जो छंद शब्द है, सबसे पहले जान लो, जो ये छंद शब्द है वो छिदी धातु से मिलकर बना है। अर्थात हमारे पास एक धातु, जिसको हम क्रिया बोलते हैं, धातु के मूल रूप को, तो धातु मूल रूप होता है, क्रिया उसका थोड़ा सा विकृत रूप होता है। वो छिदी धातु से बना है दोस्तों। छंद किस धातु से बना है, छिदी धातु से। और छिदी का अर्थ होता है आवरण। छिदी का अर्थ क्या होता है, आवरण,
ठीक है, पहले तो हम शाब्दिक अर्थ पे जाते हैं। जो छंद है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? आवरण या एक प्रकार से ढकना, कवर कर देना। ठीक है, वो होता है छंद का शाब्दिक अर्थ। अब बात करते हैं छंद होता क्या है दोस्तों। छंद क्या होता है? हमने देखा कि हमारे पास काव्य के अंदर दो विधाएं, वैसे तीन विधाएं होती हैं। चंपू काव्य भी होता है, गद्य काव्य भी होता है और पद्य काव्य भी होता है। ठीक है, मगर मुख्यतः दो ही होते हैं, गद्य काव्य और पद्य काव्य, क्योंकि चंपू काव्य दोनों का मिक्स मैच होता है। अब बात करते हैं हमारे पास जो विधा होती है ना, गद्य और पद्य, उसमें से एक विधा होती है हमारे पास पद्यांश। ठीक है, कौन सी होती है? पद्यांश, अर्थात पद्य का अंश। पद्य जो विधा है, कौन सी विधा है? पद्य। पद्य और एक होती है हमारी गद्य। गद्य विधा में आप देखते हो कि जब भी हम प्रयोग करते हैं शब्दों का, वर्णों का, तो उसमें कोई हम वर्णों की काउंटिंग नहीं करते, कोई निश्चित नहीं रखते कि इतने ही वर्ण होंगे, इतनी ही मात्रा होगी, इसमें यति कहाँ पे करेंगे, गति कहाँ पे करेंगे, कहाँ पे स्पीड से बोलेंगे। मगर जब हम पद्य की बात करते हैं तो इन सभी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, और इसी को कहा जाता है छंद से बद्ध होना, अर्थात छंद में निश्चित होना। अर्थात यही होता है छंद, जिसको कवर कर दिया जाए इन नियमों से। दोस्तों छंद ये था हमारा छंद। अब बात ये है कि जब तक हम इसके टेक्निक शब्दों को नहीं जानेंगे ना, तब तक छंदों को पढ़ना एक प्रकार से रट्टा मारना होगा। वो तकनीकी शब्द देखिए ताकि आपको संपूर्णता से समझ में आए छंद होता क्या है। दोस्तों छंदों में ना हमें किस किस चीज का ध्यान रखना पड़ता है, अर्थात ऐसी कौन सी रचना होती है कि हमें पता चले ये छंद है। सबसे पहले दोस्तों हमें देखना होता है कि छंद में जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होता है वर्ण। हमें जानना होगा कि ये वर्ण क्या है। उसके बाद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो होती है मात्रा। मात्रा का विशेषकर ध्यान रखा जाता है छंदों में, वर्णों का ध्यान रखा जाता है। उसके बाद होती है दोस्तों यति। यति का विशेषतः ध्यान रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद होती है नंबर 4 पे गति। गति का विशेषकर ध्यान रखा जाता है छंदों में। उसके बाद नंबर 5 पे अगर मैं बात करूं और कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसका छंदों में ध्यान रखा जाता है, वो होता है पद। वो होता है पद। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि नंबर 6 पे क्या होता है जिसको छंदों में बिल्कुल निश्चितता से देखना जरूरी होता है, समझना जरूरी होता है, वर्ण, मात्रा, यति, गति, पद, आरोह। क्या होता है? आरोह। और उसके बाद नंबर 7 पे हमें अवरोह का ध्यान रखना होता है। अवरोह का ध्यान रखना होता है। नंबर 8 पे हमें तुक का भी ध्यान रखना होता है। तुक आपने सुना होगा ना, तुकबंदी, तुक का भी ध्यान रखना होता है। तो ये जो मुख्य तत्व है हमारे जिनका छंदों में ध्यान रखा जाता है, उनको समझ लीजिए कि ये होता क्या है। दोस्तों सबसे पहले है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका टुकड़ा ना किया जा सके उसको हम कहेंगे वर्ण। भाषा की लघुतम इकाई वर्ण कहलाती है। अब बात करते हैं मात्रा। मात्रा के लिए दो परिभाषाएं मौजूद है। एक परिभाषा जो व्याकरण के लिए काम आती है और एक हमारे जो लिटरेचर के लिए काम आती है। व्याकरण में तो मात्रा किसे कहेंगे कि स्वरों का वह स्वरूप, स्वरों का वह स्वरूप जो व्यंजनों के साथ प्रयोग किया जाता है। देखिए अगर मान लो मैं कहता हूं ये है हमारी ई, जब मैं क के साथ, क व्यंजन के साथ इस ई का प्रयोग करूंगा तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा कि, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क के साथ इस ई का प्रयोग करने के लिए इसका ये स्वरूप प्रयोग करना पड़ेगा, ये वाला स्वरूप। ठीक है, तो इसको कहते हैं मात्रा। ये ई की मात्रा है। एक तो मात्रा ये है कि स्वरों का वह स्वरूप जो व्यंजनों के साथ प्रयोग में लाया जाता है वो मात्रा कहलाता है। मगर लिटरेचर में मात्रा किसको कहते हैं? लिटरेचर में मात्रा की परिभाषा क्या है वो देख लीजिए कि वर्ण को क्या कहेंगे? वर्ण को बोलने में, किस चीज में? बोलने में, किसी भी वर्ण को बोलने में लगने वाला समय, लगने वाला जो समय होगा, क्या होगा? लगने वाला समय ही क्या कहलाएगा? मात्रा कहलाएगा। तो मात्रा क्या है दोस्तों? मात्रा समय है। समय को हम मात्रा कहते हैं। मगर कौन सा समय?
किसी भी वर्ण को बोलने में लगने वाला समय। कौन सा समय? किसी भी वर्ण को बोलने में लगने वाला समय। और समय के आधार पे ही हमने स्वरों को बांटा था, ह्रस्व मात्रिक स्वर और दीर्घ मात्रिक स्वर और प्लुत मात्रिक स्वर। हमने देखा था ना स्वरों को 3 भेदों में बांटा है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। पिछली कक्षाओं में हम कर चुके हैं, तो वहां पे देख लेना उन वीडियो को, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा, वहां से देख लेना। तो क्या है मात्रा? मात्रा में क्या है? समय। मात्रा किसको कहेंगे? समय को। कौन से समय को? किसी भी वर्ण को बोलने में लगने वाला समय। जैसे मान लो मैं ये कहूंगा कि ये कैसी मात्रा है? ये ह्रस्व मात्रा है। अगर मैं कहूंगा कि इसकी मात्रा क्या है? इसकी दीर्घ मात्रा है। अगर मैं कहूँ इसकी मात्रा क्या है? इसकी भी दीर्घ मात्रा है। तो ये मात्रा हो गई। मेरे ख्याल से मात्रा भी आपको समझ में आई। यदि किसको बोलते हैं? किसी भी पद को जब हम बोलते हैं, वाक्य को जब हम बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं पे हम ना रुकावट लेते हैं, ठहराव लेते हैं, या मैं कहता हूँ रुकते हैं थोड़ा सा, उसको हम कहते हैं यति। बोलते समय जहां पर हम थोड़ा सा रुकते हैं, उस रुकने को ही यति कहा जाता है। जैसे मैंने कहा चल घर चल, यतीली हो गई देर। चल घर चल, हो गई देर। तो यहाँ पे जहां पे बीच में रुका कि चल घर चल, और उसके बाद मैंने कहा हो गई देर, तो चल घर चल पे जो मैं थोड़ा सा रुका हूं उसको कहेंगे यति। ठीक है। और दूसरी यति कहाँ पे आई? हो गई देर के बाद में। तो जो रुका हूं ना मैं, उस रुकने को ही क्या कहेंगे? यति। आगे चलते हैं गति। गति का आपको पता ही है, स्पीड। कुछ एक चीजों को हम बड़ा स्पीडली बोल देते हैं, जैसे यति के जस्ट बाद गति आती है। चल घर चल, हो गई देर। अब उसके बाद हमने क्या कहा? स्पीडली बोल दिया, हो गई देर। ठीक है। तो उसके बाद है पद। भाई पद और शब्द में अंतर है। एक तो होता है हमारे पास पद और एक होता है हमारे पास शब्द। कुछ एक लोग मानते हैं दोनों एक ही चीज है, मगर दोनों अलग अलग चीज है। शब्द एक अलग विधा है और पद एक अलग विधा है। शब्द एक अलग चीज है और पद एक अलग चीज है। देखिए क्या होता है शब्द और क्या होता है पद। देखिए दोस्तों, पद और शब्द में इतना सा अंतर है। अगर मैं लिखता हूं राम, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूं श्याम, मैं यहाँ पे लिखता हूं दिल्ली, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूं ट्रेन। ये लो भाई, ये सारे के सारे क्या है? शब्द है। मगर यदि मैं ऐसे लिख दूं ना, राम श्याम के साथ ट्रेन से दिल्ली गया, दिल्ली गया। अब मैंने जो लिखा वो क्या है? राम श्याम के साथ ट्रेन से दिल्ली गया। ये जो यहाँ पे मैंने प्रयोग किया था उसी को तो मैंने नीचे लिखा है ना शब्दों को। मगर यहाँ पे राम भी पद कहलाएगा, श्याम भी पद कहलाएगा, ट्रेन भी पद कहलाएगा, दिल्ली भी पद कहलाएगा, और यही ऊपर क्या है? शब्द है। तो शब्द और पद में क्या अंतर हुआ कि ऐसा कोई भी शब्द जो व्याकरण की प्रक्रिया के तहत वाक्य में प्रयोग हो जाए, अर्थात यदि कोई शब्द वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है ना, तो वाक्य में प्रयोग होने के बाद वो शब्द ही पद कहलाने लग जाता है। जब तक वो शब्द स्वतंत्र है, किसी वाक्य में नहीं है, तब तक उसको हम शब्द बोलेंगे। मगर जैसे ही उसका प्रयोग हम वाक्य में कर देंगे तो वो कहलाएगा पद। अब वो शब्द नहीं कहलाएगा, अब वो केवल और केवल पद कहलाएगा। तो ये था शब्द और पद में अंतर, कि शब्द क्या है और पद क्या है। दोस्तों जानते जाइए, बिल्कुल आराम से पढ़ते जाइए। ऐसा पढ़िए कि जिंदगी में दोबारा इनको सीखना ना पड़े बस। और ऐसा पढ़िए, ऐसा दमदार पढ़िए कि जिसको आवश्यकता हो आप बिल्कुल आराम से उसको सटीकता से समझा सके कि ये शब्द है, ये पद है, ये मात्रा है। मात्रा की दो परिभाषाएं होती हैं, एक व्याकरणिक दृष्टि से और एक साहित्यिक दृष्टि से। आगे चलते हैं दोस्तों। आरोह और अवरोह। जब सुर बोलते हैं तान आदि को, जब हम गाते हैं तो सुरों का, जिसको संगीत पढ़ा है जिसने, वो नॉलेज रखता होगा सुर किसको बोलते हैं। तो जब सुर ऊंचा जाता है, छठे सातवें सुर पे चला जाता है, तो हम कहते हैं आरोह हो रहा है, अर्थात सुर ऊपर जा रहा है। और जब नीचे आता है तो हम कहते हैं अवरोह हो रहा है। तो छंदों में आरोह अवरोह का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैं कहूँ, एक छंद गा के मैं आपको सुना देता हूँ, जैसे रघुकुल री
सदा चली आई हो। अब ये जो यहाँ पे मैंने कहा ना चली आई, ये क्या कर रहा है, आरोह ऊपर जा रहा है, ठीक है। प्राण जाए पर वचन न जाई, राम सिया राम जय जय राम। दोस्तों ये चौपाई छंद है। ये कौन सा छंद है, चौपाई। मगर मैंने ये बता दिया कि आरोह कहाँ पर है, रघुकुल रीत सदा चली आई ओ। दोबारा अवरोह देखिए, प्राण जाए पर वचन न जाई। अर्थात यहाँ पे जाई कहते कहते मैं नीचे वाले सुर पे आ गया, और जहां पर मैं ऊपर का जहां लगाया वहां पे मैं ऊपर के सुर पे आया था। तो ये था आरोह और अवरोह। वैसे भी आपको पता है आरोही क्रम और अवरोही, आरोही चढ़ते क्रम और अवरोही उतरते क्रम। उसके बाद था तुक। दोस्तों तुक क्या होता है, दोस्तों आपने देखा होगा जब भी हम किसी कविता आदि की, श्लोक आदि की रचना करते, किसी छंद की रचना करते तो हम तुकबंदी करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक कविता लिखता हूं, मैंने था एक कुत्ता पाला, कुत्ता पाला। देखिए मैंने क्या लिखा अंत में, पाला। उसका रंग था, उसका रंग था काला काला। अब मेरा जो वक्तव्य है वो क्या है, मैंने था एक कुत्ता पाला, उसका रंग था काला काला। ये बोलने में इतना अच्छा क्यों लग रहा है दोस्तों, क्योंकि इस पंक्ति का अंतिम वर्ण भी ला है और अगली पंक्ति का अंतिम वर्ण भी ला है, इसलिए ये ना स्टीक सा लग रहा है, बोलने में अच्छा लग रहा है। मैंने था एक कुत्ता पाला, उसका रंग था काला काला, क्योंकि दोनों के अंत में ला है और इसी को कहा जाता है तुकबंदी। अंतिम वर्ण के साथ अंतिम वर्ण, अगली पंक्ति का अंतिम वर्ण मैच करवा देना तुकबंदी कहलाता है, ठीक है दोस्तों। और छंदों में इन तत्वों का विशेषकर ध्यान रखा जाता है, ठीक है। मेरे ख्याल से तत्व आपको समझ आए होंगे। अब बात करते हैं छंदों को आगे जानने की। देखिए दोस्तों ये बड़े जरूरी हैं ये तत्व जानने, क्योंकि इसके बिना बस छंद पढ़ना एक प्रकार से रट्टा मारना होगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा और आप कहीं ना कहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे। अब बात करते हैं छंद की। दोस्तों छंद में ना गण होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, क्वेश्चन आ जाए कि गण किसे कहा जाता है, गण किसे कहा जाता है। आपने देखा होगा छंद जब भी शुरू करवाए जाते हैं तो एक सूत्र लिखा जाता है, कहा जाता है इससे गण बनेंगे। वो सूत्र क्या है, य माता राज भान सलगा। ये देखिएगा, य माता राजभान सलगा। इस सूत्र के अंदर जितने भी, या मैं कहूँ इस शॉर्टकट के अंदर जितने भी व्यंजन आए हैं, वो प्रत्येक व्यंजन एक गण का, प्रत्येक व्यंजन एक गण का क्या है, निहितार्थ है, उसके अंदर एक गण छिपा है। बट अंतिम दो को छोड़ के, ल और ग को छोड़ के। अभी देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है कि गणों की संख्या कितनी होती है और गण किसे कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे सोल्व करेंगे, गण किसे कहा जाता है और गणों की संख्या कितनी होती है। पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं कि किसे कहा जाता है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और मैंने भी इंक इसके अंदर डाल दी, थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा था तो मैंने इंक भी डाल दिया इसके अंदर। अभी देखिए दोस्तों, मैंने कहा इसके अंदर जितने भी व्यंजन आए हैं, जितने भी व्यंजन आए हैं वो एक एक व्यंजन हमें यहाँ से लेना है। तो सबसे पहला व्यंजन हमारे पास क्या है, सबसे पहला व्यंजन है हमारे पास य। तो हम क्या करेंगे, य उठा लेंगे और उसके पीछे क्या लिख देंगे, उसके पीछे हम लिख देंगे गण। तो हमारा पहला गण कौन सा हो जाएगा, यगण। पहला गण कौन सा हो जाएगा हमारा, यगण हो जाएगा। अब नंबर 2 पे हम क्या करेंगे, म व्यंजन उठा लेंगे और उसके पीछे क्या लिख देंगे, गण। तो हमारा क्या हो जाएगा, मगण हो जाएगा। और नंबर 3 पे क्या हो जाएगा, त हम लिखेंगे उसके पीछे लिख देंगे गण, तो क्या बन जाएगा, तगण। उसके बाद पे नंबर 4 पे हम क्या लिख देंगे, त के बाद हमारे पास क्या है, र, तो क्या हो जाएगा, रगण। उसके बाद नंबर 5 पे क्या लिख देंगे, नंबर 5 पे लिख देंगे जगण, ठीक है। तो इस प्रकार हम एक एक वर्ण उठाते रहेंगे,
तो नंबर 6 पे आएगा भगण, भगण। एक एक व्यंजन उठाते रहो और गण लिखते रहो। नंबर 7 पे आएगा नगण, नंबर 7 पे क्या आ जाएगा, नगण। तो इसी प्रकार नंबर 8 पे क्या आ जाएगा, नगण के बाद सगण, नंबर 8 पे क्या आ जाएगा, सगण। और नंबर 9 पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ल। मैंने कहा था ल और ग को छोड़ के, तो ल से बनेगा लघु और ग से नंबर 10 पे जो ग है उससे बनेगा गुरु, उससे क्या बनेगा, गुरु। आपको ये देखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि ये गण है क्या, गण किसे कहा जाता है। और उसके बाद क्वेश्चन है कि जो गणों की संख्या है वो कितनी है, ये कई बार पूछा गया है। तो ध्यान दो, गणों की संख्या हमारे पास केवल 8 है। देखिएगा यहाँ तक ही है गण हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे 9वां गण नहीं है। लघु और गुरु शब्द है, वो लघु किसका परिचायक होता है, हर्षों का, और गुरु किसका परिचायक होता है, दीर्घ का। ठीक है, तो ये तो बस एक मात्राओं को एक प्रकार से निश्चित करने के लिए शब्द दिए गए हैं। गण कितने हैं हमारे पास, 8 है। अब गण कहा किसे जाता है, मात्राओं का एक निश्चित, या मैं कहूं सुनिश्चित, मात्राओं का सुनिश्चित समूह ही क्या कहलाता है, गण कहलाता है। मात्राओं का एक निश्चित समूह क्या कहलाएगा, गण कहलाएगा। देखिएगा कैसे। अब हमें गण में ना मात्राएं निकालनी है। क्या करनी है, मात्राएं निकालनी कि किस गण की मात्रा कैसी है, कितनी है, ताकि हमें गण समझ में आए। ठीक है, और गण की मात्राएं निकालने के लिए ना हमारे पास 5 रूल होते हैं। वो रूल जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आपका अब शुरू हुआ है, ये चीज ध्यान से देखनी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अब ध्यान से मैं जो रूल लिख रहा हूं यहाँ पे ध्यान से देखना है। दोस्तों पहला रूल क्या है, जो ह्रस्व स्वर होते हैं, जो हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं, अ ई उ री, इनके लिए ना हम एक मात्रा का प्रयोग करेंगे, अर्थात लघु का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, लघु का, ह्रस्व स्वर के लिए। नंबर 2 पे बात करते हैं, जो दीर्घ स्वर होते हैं दोस्तों, कौन से दीर्घ स्वर, उसके लिए हम 2 मात्राओं का प्रयोग करेंगे। सिंबल हमारा ये होगा जिसको अवग्रह कहा जाता है, इसको कहा जाता है अवग्रह। कुछ एक हिंदी के विद्वान भी इसको एस बोल देते हैं। ठीक है, ये एस कहना इसको सही नहीं होगा, क्योंकि वो इंग्लिश का सूचक होता है। इसका सही नाम होता है अवग्रह। ये अ का ही सूचक होता है, बट दीर्घ मात्रा का। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं नंबर 3 पे। एक होता है हमारा अनुस्वार, ये जो बिंदी लगती है ना, इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। अनुस्वार के लिए भी हम दीर्घ मात्रा का ही प्रयोग करेंगे, अर्थात मात्राएं कितने काउंट करेंगे, 2। जब दीर्घ की बात आएगी तो हम कितने काउंट करेंगे, 2 मात्रा। कितने काउंट करेंगे, 2 मात्रा। जब हर्षों की बात आएगी, खड़ी पाई जब हम लगाएंगे तो 1 मात्रा काउंट करेंगे। अब बात आती है नंबर 4 पे। जब अनुनासिक की बात करेंगे, चंद्र बिंदु जिसको आप बोलते हो, तो उसके लिए हम हर्षों का ही प्रयोग करेंगे। कितनी कितनी गिनेंगे, हर्षों। उसके बाद नंबर 5 जो नियम है उसको ध्यान से देख लीजिएगा। 5वां जो नियम है ये कह रहा है कि संयुक्त वर्ण से संयुक्त कोई भी वर्ण है, संयुक्त वर्ण से पहला जो भी वर्ण होगा उसको हम क्या मानेंगे, दीर्घ मानेंगे। संयुक्त वर्ण से पहले को हम क्या मानेंगे, दीर्घ मानेंगे। देखिए समझाता हूं, जैसे मान लो मैंने यूज किया रक्षा, रक्षा एक शब्द यूज किया। अब रक्षा शब्द में क्या है, र तो हर्षव है, क्योंकि र में तो अ ही मिला है, आ तो नहीं मिला, कोई दीर्घ स्वर तो नहीं मिला, मगर फिर भी हम र को दीर्घ मानेंगे। क्यों, क्योंकि उसके बाद आने वाला क्ष वर्ण संयुक्त वर्ण है। अब ये कैसे पता चला, इसलिए मैंने वर्णमाला पहले सिखा दी थी कि संयुक्त वर्ण संयुक्त व्यंजन हम क्ष को बोलते हैं। तो क्ष इसका एक ही मात्रा होनी चाहिए, मगर आ आने के कारण इसकी भी 2 मात्रा होगी। तो रक्षा में कितनी मात्रा हो गई, 4। ठीक है, एक पेपर में क्वेश्चन आया था, नंदन वन में मात्रा कितनी है, नंदन वन में कितनी मात्राएं हैं। अब जिसको ये रूल याद है वो बता सकते हैं कितनी, भाई न के ऊपर की बिंदी है तो इसकी हम कितनी मात्रा मानेंगे, दीर्घ। द की कितनी मानेंगे, हर्षव, क्योंकि द में अ है, बस आ नहीं है, दीर्घ स्वर नहीं है कोई भी। न में भी अ है, व में अ और न में अ है। काउंट कर लो, इसको 2 काउंट करेंगे तो 2 3 4 5 6। तो नंदन वन में कितनी मात्राएं हैं भाई,
6 मात्राएं हैं। ठीक है, कितनी मात्राएं हैं? 6। तो इस प्रकार हमें ये समझना है। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ये एग्जाम्पल दे दिया था मैंने नंदन वन का। ये इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों। ये है मात्राओं को निकालने का सूत्र की मात्रा कैसे निकलेंगे, और ये है गण निकालने का। अब हम इनकी मात्राएं काउंट करते हैं। यगण में कितनी मात्राएं हैं और किस प्रकार से वो निश्चित होती है, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो सूत्र है उसी की हेल्प लेंगे और जिस भी गण की मात्रा निकाल लें। जैसे मान लो मुझे रगण की मात्रा निकालनी है, ठीक है, तो रगण की मात्रा हम यहाँ पे र जो है ना वो यहाँ पे देख लेंगे कहाँ पे, ये रहा र, क्योंकि रगण की निकालनी है ना तो र, और इससे 3 व्यंजन काउंट कर लेंगे, 1 2 3। तो यहां तक हुए ना 3 व्यंजन। अब इसमें जो मात्राएं है ना वो रगण की मात्राएं हैं। जिस गण की मात्रा निकालनी है वहां से स्टार्ट करो, अगले 2 और काउंट कर लो। तो रगण में रा की हम दीर्घ मात्रा मानेंगे, ज की हर्षव और भा की दीर्घ। तो हमारे पास रगण की कितनी मात्रा हुई, 2 1 2, अर्थात 2 3 4 5, 5 मात्राएं टोटल। अब अगर मैं कहता हूँ यगण की मात्रा निकालनी है तो अब की बार हमें क्या करना है, य कहाँ पे है, ये रहा भाई। तो 1 2 3, तो हमें ये 3 व्यंजन यहाँ तक कंप्लीट हुए। तो यगण में य क्या है, हर्षव है, मा में आ की मात्रा है, दीर्घ है, ता में आ की मात्रा है, दीर्घ है। ठीक है, तो ये हुई हमारी यगण की मात्रा। इसमें भी अगर देखा जाए 1 2 3 4 5, 5 मात्राएं इसमें भी हैं, 5 मात्राएं इसमें भी हैं। मगर मैंने कहा था निश्चित हो समूह, इसमें पहली मात्रा हर्षव होगी और बाद की 2 मात्राएं दीर्घ होगी यगण में। मगर रगण में पहली मात्रा दीर्घ होगी, फिर हर्षव होगी, फिर दीर्घ होगी। तो इस प्रकार गण की मात्राएं निकलेंगी। अब मगण की निकालोगे तो क्या करोगे, म से आगे 3 उठा लो, अर्थात मा, उसके बाद ता, उसके बाद रा, अर्थात तीनों ही बड़ी। तो इसमें मात्राएं कितनी हुई, 2 2 4 और 2 6, अर्थात मगण में 6 मात्राएं होंगी और 6 की 6 क्या होंगी, दीर्घ मात्राएं होंगी। अब तगण में कैसी मात्राएं हैं, हमें यहाँ पे अंडरलाइन नहीं करूंगा, आप बताते जाइए। तगण में क्या है भाई, ता, उसके बाद रा, उसके बाद ज, अर्थात 5 मात्राएं ही हैं। मगर पांचों का देखिए, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, मगर तीनों ही पांचों का जो क्रम है वो अलग अलग है। अब जगण की मात्राएं काउंट करेंगे तो क्या करेंगे, ज भा न, ठीक है, और भगणी की करेंगे तो भा न स, ठीक है, और नगण की करेंगे तो न स ल। नगण हमारा ऐसा गण है जिसमें तीनों ही मात्राएं हर्षव रहती हैं। अब सगण की मात्राएं देख लेते हैं, स ल गा, अर्थात 2 और 2 4, 4 मात्राएं हैं। लघु की 1 और गुरु की 2 मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो गण कितने हैं, 8। और गण किसे कहा जाता है, मात्राओं के व्यवस्थित समूह को। तो यगण में मात्रा कितनी है, 5, मगण में कितनी है, 2 2 4 2 6, तगण में कितनी है, 5, रगण में कितनी है, 5। मगर ये पांचों क्रम क्या है भाई, यगण में तो पहली हर्षो फिर 2 दीर्घ, तगण में 2 दीर्घ फिर हर्षो, और रगण में पहले दीर्घ फिर हर्षो फिर दीर्घ। तो इस प्रकार से हमें गणों को जानना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ तक आज की हमारी पहली वीडियो है, इसको ध्यान से देखिए। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया है कि अब हिंदी को बचाना है और हिंदी को जन जन तक पहुंचाना है, एक बहुत ही अच्छे उत्कर्ष पे लेके जाना है, तो आप भी सहयोग कीजिए। और सहयोग करने के लिए कुछ भी नहीं दोस्तों, पैसे वगैरह हम आपसे नहीं मांग रहे, बस इतना ही कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ग्रुपों में। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो कैसी लगी, समझ में आई या नहीं आई, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।